चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को जितने भी टाइम देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की जो क्लास है वो भारतीय इतिहास की एमसीक्यू रहेगी। और उससे पहले आप सबको जानकारी दे देना चाहूँगा कि अभी हमारे साध्य पीएससी अकेडमी के द्वारा यहाँ पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर गुरुजी त्यौहार मनाया जा रहा है। और उस गुरुजी त्यौहार के अंतर्गत हमारे एकेडमी के द्वारा जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, लगभग 100 कोर्सेज हैं जो CGPSC, CG व्यापम के आगामी जितने भी पेपर होने वाले, जैसे अगर हम बात करें अमीन पटवारी की, जैसे अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, उसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे CGPSC कोर्सेज है, CMO है, SI है, ठीक है, CGPSC प्री है, CGPSC मेन है और CTET है, CGTET है। तो उनके लिए बहुत सारे बैच है आपके लिए। तो उन बैचों पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट रखा गया है। ये मान के चलिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से हमारी जो मेहनत है वो निःशुल्क है। और जो एप्लीकेशन चार्जेस है, जो एप्लीकेशन को लगते हैं वही बस चार्जेस यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आप सभी बहुत जल्दी इस ऑफ़र एंड होने वाला है तो उसका लाभ उठाएंगे और बिना देरी किए इसका लाभ उठाएंगे। और अगर आपसे बनता है तो बहुत ज़्यादा शेयर भी करेंगे इसको, जितने भी आपके नीडी जो पर्सन हैं, नीडी आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फीस के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हीं के लिए साध्य पीएससी यहाँ पर लाया है आप सबके लिए बहुत अच्छा सुनहरा ऑफर। तो आप साध्य पीएससी अकेडमी के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए और उसमें सभी कोर्सों का एक्सेस आपको बहुत कम प्राइस में मिल सकता है। और आपको बता देना चाहूँगा कि एक जो स्टूडेंट है वो चाहे तो बहुत सारे कोर्सेज को भी ले सकता है अपने यहाँ पर आर्थिक स्थिति के अनुसार से और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। अब बिना यहाँ पर रुकावट के आपको पढ़ाई करने को मिलेगा और बहुत कम दामों पर मिलेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आज लास्ट डेट है 6 तारीख को और अधिक से अधिक शेयर करेंगे जितना भी समय है उतना समय तक, ठीक है। चलो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो भारतीय इतिहास के जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि CGPSC प्री के लिए जो 2025 का होगा 2026 के फरवरी में, तो उसके लिए नया बैच ला चुका है और इस बैच पूर्णतः निःशुल्क है। मैंने बताया कि 18,000 इसका अगर हम बेचते हैं अब बाकी समय में तो अभी निःशुल्क है, केवल आपको एप्लीकेशन चार्जेस 1200 से 1500 के आसपास देना है, तो उसी को देकर आप खरीद सकते हो। चलो तो बहुत चलिए, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत से संबंधित है। और पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर साइमन कमीशन से संबंधित है। अगर हम साइमन कमीशन के संदर्भ में बात करेंगे तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे, ये आपको बताना है। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3, ठीक है। चलो तो समझते हैं यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में। देखो जब भी हम साइमन कमीशन को पढ़ें तो आपने देखा होगा कि साइमन कमीशन का भारत के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये रहेगा कि इसमें जितने भी मेंबर थे वो सभी अंग्रेज थे। चलो एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं। देखो इसमें पहला क्या बोला गया, इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो ये जो लाइन है एकदम सही है, ठीक है, ये जो लाइन है एकदम सही है। क्योंकि अगर हम बात करें साइमन कमीशन में तो साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर, लेकिन सातों के साथ तो अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य रीजन यही था कि इसमें कोई भी भारतीय को नहीं रखा गया। ये पहला कथन है। दूसरा कथन की हम बात करें तो कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। एकदम सही बात है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उन्होंने इस कमीशन का इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं दिया गया था। और अंग्रेज बात करते थे कि हम भारतीयों का सहयोग ले रहे हैं, भारतीयों को हम अपने साथ रख रहे हैं। तो इस बात का खंडन कांग्रेस ने किया कि अगर आप साथ रखते तो इसमें कोई ना कोई भारतीय को, इसमें 7 सदस्य कम से कम 3 तो आप भारतीय रखते। तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था और बहिष्कार किया था। जब ये आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाकर इनको बंबई के बंदरगाह पर ही रोकने का प्रयास किया गया था। तो कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया, आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। देखो तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जो उस समय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को संभालते थे, यहाँ पर संभालते थे, बनाते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर थोड़ा सा साइमन कमीशन के सहयोग में थे।
थोड़ा सा साइमन कमीशन के सहयोग में थे और उनका पक्ष ये था कि हम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई भारतीय नहीं है, लेकिन वो बना के क्या लाए हमारे लिए, उनको तो एक बार सुनना बनता है। अगर अच्छी बातें होगा तो विरोध हमारा जायज़ है, मतलब नाजायज़ है, और अगर इन्होंने गलत बातों को लाया होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो ऐसा मानना कि इनका था। भीमराव अम्बेडकर चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, समझते थे कि केवल हमको यहाँ पर कवर को देखकर डिसाइड नहीं करना है, उसके अंदर जो भी ड्राफ्ट है उनको हमको पढ़ लेना चाहिए, तब हम उसका विरोध करेंगे तो ज़्यादा जायज़ रहेगा। ऐसा किसने बोला? भीमराव अम्बेडकर। तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर को साइमन कमीशन के सहयोग के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये भी बातें एकदम सही हैं और इसको आप लोग ध्यान पर रखेंगे। तो तीनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो साइमन कमीशन है वो 1927 में आएगा। कब आएगा? 1927-28 में। ये 2 बार आएगा। इसका बहुत ज़्यादा विरोध होगा। इसको साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे कांग्रेस ये प्रयास करेगी कि बहुत ज़्यादा विरोध किसका करना है? इस साइमन कमीशन करना है। और इसी विरोध में साइमन कमीशन आप देखोगे कि हमारे एक लीडर जो गरम दल के बहुत अच्छे लीडर थे, जिसको हम बोलते हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की यहाँ पर सैंडर्स के यहाँ पर जब वो कर रहे थे क्या, साइमन कमीशन का विरोध, तो सैंडर्स के द्वारा उनको लाठीचार्ज कर दिया जाता है और मृत्यु कौन प्राप्त करते हैं? लाला लाजपत राय। तो इसी साइमन कमीशन के विरोध के दरमियान लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुआ था। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप सबके बीच में, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 1937 में प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक है, किस पे? 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो यहाँ पर हुआ था उसके संदर्भ में हमको प्रश्न पर विचार करना है। अगर हम पहला पढ़ेंगे तो मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने 7 प्रांतों में बनी थी, ऐसा बोल रहे हैं। चौथा की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी, ऐसा बोल रहा है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सही नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं और इसमें कौन सा सही आंसर आ सकता है इसको भी हमको समझना है। देखो, जब कांग्रेस के लोग थे तो उन्होंने 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया। क्या लाया? भारत शासन अधिनियम। तो इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा उन्होंने भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने 1937 में जो उस समय 11 प्रांत थे, कितने प्रांत थे भारत में? 11 राज्य थे, उसमें चुनाव कराया और उसमें पूरे भारतीय लोग को ही यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी बनने का मौका दिया और सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। तो इस 11 प्रांत में हम देखेंगे तो उस समय बहुत सारे जो पार्टियां थी, अगर हम बहुत सारी पार्टी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग उसके बाद पार्टी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियनिस्ट पार्टी भी थी, कृषक प्रजा पार्टी भी थी, भीमराव अम्बेडकर की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी था। तो सब ने उस समय 1937 के चुनाव में पार्टिसिपेट किया। तो इसी को पूछ रहा है कि यहाँ पर अब इसमें हम देखेंगे कि इस चुनाव में पृथक निर्वाचन पद्धति भी दिया गया था, मुसलमानों को दिया गया था और भी बहुत सारे क्लास को दिया गया था। तो पहला अगर हम कथन पढ़ेंगे तो मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, तो ये जो बात है एकदम सही है। देखो, मुसलमानों के लिए बहुत सारे जगह पर पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत सीट को आरक्षित किया गया था, लेकिन 1937 के चुनाव में ये दिख गया था कि आरक्षित होने के बावजूद भी यहाँ पर मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व करती थी मुस्लिमों का, उनको भी ज़्यादा सीट नहीं मिला था, बल्कि कांग्रेस के मुसलमानों को ज़्यादा सीट मिला था। तो इसी को बता रहा है कि मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। और इसी के बाद से जो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, उनको लगा कि यहाँ पर हमारे लिए सीट आरक्षित होने के बावजूद भी हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर वो अलग राष्ट्र की थ्योरी पर चल पड़ेंगे और मोहम्मद अली जिन्ना। और यहाँ से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस लोकप्रिय पार्टी है। जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक भारत में यहाँ पर मुस्लिम लीग हार जाएगी, ऐसा करके। तो पहली बात सही। दूसरा अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो ये भी बात एकदम सही कि 11 प्रांत में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। अगर हम 5 प्रांतों की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर उन 5 प्रांतों में हम देखेंगे तो एक प्रांत की अगर हम बात करें तो एक है यहाँ पर संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम यूपी के नाम से जानते हैं। दूसरा है बिहार है। तीसरा की अगर हम बात करें मध्य प्रांत, जिसको आज हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। चौथा की बात करें तो बॉम्बे, और पांचों की बात करें तो मद्रास। तो ये 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से यहाँ पर
अपना बहुमत प्राप्त किया था और अपनी सरकार बनाया था, ये हम देखेंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो है कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी थी। तो पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की 5 प्रांतों में बनी थी, लेकिन यहाँ पर 2 और प्रांतों में कांग्रेस ने यहाँ पर मिलीजुली सरकार बनाई थी। मिलीजुली सरकार मतलब गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस का क्या बना था, यहाँ पर सरकारें बना था। तो ये भी बातें क्या है हमारे पास सही है, इसको आपको ध्यान पे रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। तो ये जो बातें हैं ये गलत है, ये जो बातें क्या है ये गलत है। तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जिसको हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर बोलते हैं, जिसको आज का हम अफगानिस्तान बोलते हैं, तो वहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उसमें हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम सीमांत सभी सीटों पर मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, ठीक है। तो ये भी बातें क्या है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि जो बातें हैं, ठीक है, ये वाली गलत है। कौन सी वाली गलत है? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन अगर सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सही नहीं है कि अगर हम बात करेंगे तो ये बातें सही नहीं। कौन सा? 4, ठीक है, कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की क्या हुई है, जीत हुई है। इसको हमको देखना है। अब थोड़ा सा उल्टा सीधा हो सकता है, तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन है रोलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन या कथनों में से आपको यहाँ पर सही क्या है बताना है। रोलेक्ट सत्याग्रह, तो पहला जो कथन यहाँ पर बोल रहा है रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा अगर हम कथन की बात करें, रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तीसरा कथन की अगर हम बात करें तो तीसरा जो कथन है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। नीचे के कूट का प्रयोग करके हमको सही चीज़ों को बताना है, ठीक है। क्या तीनों कथन सही हैं, ऐसा करके हमको बताना है, ठीक है। चलिए तो अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है रोलेक्ट सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? रोलेक्ट सत्याग्रह के बारे में। तो आप सबको बता देना चाहूँगा कि रोलेक्ट सत्याग्रह जो हो रहा था वो एक अंग्रेजों ने अधिनियम लाया था जिसको हम बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट या फिर रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, या फिर रोलेक्ट अधिनियम। तो इस रोलेक्ट अधिनियम में अंग्रेजों ने एक चीज़ पारित किया था कि कोई भी भारतीय व्यक्तियों को संदेह के आधार पर यहाँ पर नज़रबंद किया जा सकता है। संदिग्ध अवस्था मतलब संदिग्ध पाए जाने पर उनको उठाकर बंद कर दिया जाएगा। तो ये काला कानून बोला गया था। तो उसी के विरोध में भारत के लोग खासकर कांग्रेस के द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया जा रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे जो रोलेक्ट अधिनियम है ये से एक कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था और जो कमेटी है वो 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। और 1917 में जब बनी थी तो इसको बनाने वाले अध्यक्ष का नाम था यहाँ पर सेडिशन समिति। कौन सी समिति के नाम से जाने जाते हैं? सेडिशन समिति के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अध्यक्ष है सिडनी रोलेक्ट, और उसी के नाम से यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट बनाया गया था। तो ये बातें एकदम सही है, ठीक है, कि सेडिशन समिति की सिफारिश पर आधारित था, ये हमको देखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग किया था, तो ये भी बातें एकदम सही है कि जब गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, तो उन्होंने जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1916 में होम रूल आंदोलन चालू होगा भारत में, जिसको होम रूल लीग के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें 2 लीग बनेंगे, एक तिलक के बनेंगे और एक बनेंगे एनी बेसेंट का। तो यहाँ पर उसमें बहुत पहले सदस्य जुड़े थे। तो गांधी जी ने इस रोलेक्ट सत्याग्रह का रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए होम रूल लीग के सदस्यों का उपयोग किया था, ये हमको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये भी सही है। तीसरा अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो आपको बताना है ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन बहुत बाद में आएगा, 1927 में आएगा, और इनका कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं था रोलेक्ट सत्याग्रह या फिर रोलेक्ट एक्ट से, क्योंकि रोलेक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 के आसपास हुआ था, और उसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जबकि ये कब होगा? 1927 में होगा। तो ये बातें सही नहीं है,
साइमन कमीशन और रोलेट एक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पर हुआ था, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो दोनों बातें सही हैं, तो दोनों बातें कहाँ पर है, बी में है, ए और बी क्या है, सही है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, रोलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चौथे नंबर का आप सबके पास है और ये पूछ रहे सितंबर 1939 में, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार थी। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर पूरे विश्व में अब तक 2 विश्व युद्ध हुए थे और उस दूसरे विश्व युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हुए 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला अगर हम पढ़ेंगे ए, तो भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ठीक है, दूसरा युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तीसरा ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दे। चौथा अगर हम बात करें तो दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो ये 4 बातें हैं। तो इन 4 बातों में भारतीयों ने कौन सी बात के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग करने का बात किया, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला। और इस सेकंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो इस सेकंड वर्ल्ड वार में भारत के लोगों ने अंग्रेजों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, जबकि अंग्रेज हमको धकेल रहे थे बार बार कि आप हमारा साथ दो सेकंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा हार्ड शुरुआत में हो रहा था अंग्रेजों का। तो भारतीयों को यहाँ पर जो भी चीज़ चाहिए वो ले लो और हमारा सहयोग कर दो करके बोलते थे। तो भारतीयों ने बोला कि हमको हमारा देश चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, बट अंग्रेज उसको नहीं देते थे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ये कांग्रेस ने यहाँ पर नहीं बोला। ठीक है, ये बात गलत है। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दे, तो ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने बोला कि हम सहायता करेंगे आपको, लेकिन अगर सेकंड वर्ल्ड वार होता है उसके बाद आप हारो चाहे जीतो, हमको आप आज़ाद कर देना, तभी हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग लेंगे, ये बोला था कांग्रेस ने। तो ये वाली जो बातें हैं वो सही है। दूसरा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को, ये भी बिल्कुल नहीं था। दलित वर्गों को पृथक, ये भी नहीं था। तो ये दोनों बातें गलत थी। बी आंसर यहाँ पर आपका सही आएगा कि अगर आप हमको आज़ाद करोगे, स्वतंत्र करोगे, तभी हम सेकंड वर्ल्ड वार में आपकी सहायता करेंगे, ये बातें बोला गया था 1939 में हुए सेकंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस की तरफ से। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर आप सबके लिए सूचना है कि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा एसआई बैच जिसका पेपर अभी होना बाकी है, फॉर्म हम सब भरा चुके हैं, बहुत समय हो गया है और इसका पेपर बहुत जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, टाइमिंग वाइमिंग। तो इसकी तैयारी आपको करते रहना है। और साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा एसआई के लिए यहाँ पर बैच चालू हो चुका है, तो उस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अभी तो गुरुजी तिहार चल रहा है, तो ये बैच आपको बहुत मिनिमम दाम पर मिल सकते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। अगर हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 5वें नंबर का क्वेश्चन भारतीय इतिहास के संदर्भ प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो ये पूछ रहा है संविधान सभा के सदस्य को लेकर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। तो जो संविधान सभा के सदस्य यहाँ पर पहला बात है वो रहा है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ठीक है, दूसरा की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा की अगर हम बात करें तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा की अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। ये हमको देखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो भारतीय इतिहास में हम देखेंगे तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चौथा की अगर हम बात करें तो उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे क्या, बिल्कुल नहीं। संविधान सभा में यहाँ पर जो लोग चुने गए थे वो अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या के अनुसार चुने गए थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। कितने सदस्य का, एक सदस्य का। लेकिन वो जो सदस्य था उनको जनता ने सीधा चुनाव नहीं किया था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आगे हमको मिलेगा कि कैसे हुआ था। तो पहला बात तो गलत है। दूसरा अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग द्वारा नामित है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितने भी पार्टी था, सब जितने भी लोग थे उनका यहाँ पर चुनाव किया गया था। और चुनाव कैसे किया गया था, अभी हम बढ़ें, केवल 2 पार्टी नहीं था, बहुत सारे पार्टी थी, बहुत सारे लोग थे जो किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, वो भी संविधान सभा में चुन कर आए थे। कैसे, आगे पढ़ेंगे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य हुए थे। देखो तो ये बात एकदम सही है कि जो प्रांतीय विधानसभा थे, मैंने आपको बताया कि उस समय 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 11 प्रांत। अब उस 11 प्रांत के विधानसभा में जितने भी लोग थे तो उन्होंने चुना था
संविधान सभा के लोगों को। तो ये बात एकदम सही है कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये हमको देखना है। दूसरा, अगर हम बात करें सरकार द्वारा संवैधानिक मामले में उसकी विशेषता के लिए, तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव यहाँ पर हुआ था आंशिक निर्वाचित। आंशिक क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनयन हुआ था। अब यहाँ पर 11 प्रांतों में हम देखेंगे तो निर्वाचन हुआ था विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, लेकिन जहाँ पर देशी रियासत आते थे तो वहाँ के राजाओं के द्वारा लोगों का मनोनयन किया था जो थोड़ा सा जानते थे यहाँ पर विधि के बारे में। ठीक है, ये हमको देखना है, और प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान पर रखना है। तो ये बातें सही हो जाएगी, कौन सी वाली, सी वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर के क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल से संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा किया गया था। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। और नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है तो क्या पूछ रहा है, इसको हम जानते हैं। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों, ये क्या है, स्थान है ना, आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, निम्नलिखित के आधार पर आपको सही उत्तर देने हैं। चलो समझते हैं। हम देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट। हम सभी जानते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा कि 1927 में साइमन कमीशन आया था, और जो साइमन कमीशन आया था उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा। तो जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा, तो उस समय के जो भारत सचिव थे जिसका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड, तो लॉर्ड बर्कनहेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा भारतीयों पर इसलिए आया कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करके कोई अधिनियम लाते हैं उनके सुधारों के लिए, और वो इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो उन्होंने भड़के और उन्होंने लोगों को बोला कि चलिए अब भारत के लोग ही एक अधिनियम बना दीजिए सर्वसम्मति से, और अगर उसको सभी लोगों ने मान लिया तो हम उसको पारित कर देंगे, ऐसा बोला। तो उसी के एवज में हम देखेंगे 1928 में इसको चैलेंज के रूप में लिया, और पंडित मोतीलाल नेहरू ने सभी दलों के साथ बैठक किया और एक अधिनियम बनाने का प्रयास किया, और इसमें अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे, मतलब मोतीलाल नेहरू थे। तो इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, और उस नेहरू रिपोर्ट में विस्तृत चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया था, बहुत सारी मांगों को मांगा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी में हम देखेंगे तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं माना गया था उस समय तक। ठीक है, उस समय तक भारत में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा गया था। किसका दर्जा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, हम स्वतंत्र तो होंगे लेकिन हमारे ऊपर अभी भी अंग्रेज रहेंगे, तो इसको बोला जाता है डोमिनियन स्टेट या फिर अधिराज्य। ठीक है, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नेहरू रिपोर्ट में नहीं हुई थी, डोमिनियन स्टेटस का मांग हुआ था, जिसका विरोध भी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला गया था कि जो हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सही है। ठीक है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित सीटों के लिए संयुक्त निर्वाचन, तो यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन की बात को मांगा गया था। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये बात बोला गया था। तीसरा, अगर हम बात करें संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये बातें भी एकदम सही हैं। ये बातें भी क्या है, एकदम सही है कि इसमें 19 प्रकार के मौलिक अधिकार मांगे गए थे। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार नहीं था। वो हमेशा कुछ न कुछ करके भारत के लोग जो भी कुछ भी ज़्यादा करते थे तो उनको जेल में डाल देते थे। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार नहीं थे, तो इन्होंने उस समय 19 मौलिक अधिकारों का मांग किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 और 3 सही हो जाएगा, और ये कहाँ पर है, बी में है। तो ये नेहरू रिपोर्ट से, बट नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डोमिनियन स्टेट की बात को उस समय नहीं माना गया, उसमें बोला गया कि हमको अब स्वतंत्रता चाहिए। और आगे चलकर 1929 में हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर जब इस संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात को माना गया तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए, हमको अभी भी वैसा ही आरक्षण चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वें क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है इस अधिवेशन में। ठीक है, आ गया 1929 का। तो 1929 के अगर हम अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति की घोषणा किया गया।
पढ़ते हैं अभी सही की गलत। बी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, यह हम पढ़ते हैं। तीसरा की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। और चौथा की अगर हम बात करें तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलो हम समझते हैं। देखो तो यहाँ पर जो 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वो भारत में एक विभाजक वर्ष माना जाता है। क्यों विभाजक वर्ष माना जाता है? क्योंकि 1929 से पहले, किससे पहले? 1929 से पहले हमने अभी तक पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं किया था। हम अभी तक डोमिनियन स्टेट की बात मांगते थे या फिर अपने अंदर आप हमको सहभागी दे दो ऐसा मानते थे। बट 1929 एक विभाजक वर्ष के रूप में आएगा और हम इसमें किसकी मांग करेंगे? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। और ये जो अधिवेशन है वो हुआ था लाहौर में और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने यहाँ पर रावी नदी के तट पर हुआ था और हम देखेंगे कि इसी जो अधिवेशन में उसमें हम स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात करेंगे। तो इसके बाद से हम देखेंगे 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमने झंडा भी फहराया था और पूर्ण स्वराज की बात की मांग भी किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1929 में यहाँ पर कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की घोषणा, ये गलत है, हम स्वशासन को अब छोड़ चुके थे। दूसरा, कांग्रेस ने लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की स्वीकृत किया, एकदम सही बात है। असहयोग आंदोलन का आरंभ, अब सबको पता होगा कि असहयोग आंदोलन हो चुका है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, तो ये लाइन तो गलत है। उसके बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय, तो इसमें ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया था, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, चलो इस अधिवेशन के बाद हम देखेंगे तो फिर गांधी जी के द्वारा यहाँ पर चालू किया जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गोलमेज सम्मेलन होगा। तो अभी गोलमेज सम्मेलन नहीं होगा, तो ये बातें यहाँ पर क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो बी आंसर यहाँ पर आएगा कि हमने पूर्ण स्वराज को स्वीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें नंबर का। तो जो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है और धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत के सभी क्षेत्रों को जीत भी लेती है और लगभग 150 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखती है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, यहाँ पर ये लिखना महारानी एलिजाबेथ 1598 है ना, ठीक है, की कंपनी की शेयर धारक थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1698 में इसने सूतानाटी, कोलकाता और गोविंदपुर की, 1717 में फर्रुख शेयर के फरमाने कंपनी को, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, चलो समझते हैं। फिर भी देखो महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयर धारक, तो ये बात एकदम सही कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया, कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ का यहाँ पर दस्तखत हुए और बोला गया कि आप 15 वर्षों तक जाकर, कितने वर्षों तक जाकर? 15 वर्षों तक जाकर आप पूर्व के देशों तक व्यापार कर सकते हैं। पहले 15 वर्षों का परमिशन दिया गया, हाँ इसको बढ़ाया जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। और उसका खुद एक शेयर धारक कौन थी? ये महारानी थी, तो ये बातें सही हैं। ठीक है, 1698 में अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, पूरा नहीं लिखा गया, तो 1698 में सूतानाटी, कोलकाता, गोविंदपुर अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, ये भी बातें सही हैं। और उसी में हम देखेंगे तो जाप चारनाक क्या करेंगे? कलकत्ता की स्थापना करेंगे और कलकत्ता की स्थापना करके उसमें फोर्ट विलियम की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 1717 में फर्रुख शेयर के फरमान से कंपनी को गुजरात और दक्कन में व्यापार का अधिकार मिला था। ठीक है, किसमें? गुजरात और दक्कन में। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल है, गुजरात और दक्कन में उनको अधिकार मिला था, तो ये भी है। और इसी 1717 में जो फर्रुख शेयर के द्वारा फरमान दिया गया था उसमें मैग्ना कार्टा की बात किया गया है। किन की बात किया गया है? मैग्ना कार्टा। और आप लोग ध्यान रखना ना कि इसमें केवल बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी को गुजरात और दक्कन के कुछ प्रांतों पर भी क्या मिला था? यहाँ पर फ्री व्यापार का अधिकार मिला था फर्रुख शेयर के द्वारा। तो यहाँ पर तीनों बात सही हो जाएगी, डी, ये आपको ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा रहा है महात्मा गांधी से संबंधित। किससे? महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह में क्या क्या सुनिश्चित किया, ऐसा पूछ रहा है। महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह ने क्या सुनिश्चित किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया गया था। देखो, पूरे तटीय भारत में नमक कानून का उल्लंघन, ये हमको देखना है। महिलाओं की सहभागिता, जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति बंद कर दी गई, ये हमको देखना है। कूट का हमको सही प्रयोग करना है। देखो, अगर हम देखेंगे तो जो दांडी मार्च है, कौन सा है? दांडी मार्च। दांडी मार्च की अगर हम बात करें
तो इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह किया गया था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और 12 मार्च को, कब? 12 मार्च को गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? साबरमती से। और 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को वो पहुँच जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर दांडी पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचकर वो क्या कर देंगे? नमक कानून का उल्लंघन कर देंगे, नमक कानून को तोड़ देंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने बोला था कि पूरे जो तटीय भारत है, आप सभी जानते हैं कि भारत का ये दक्षिण भारत है। ये कौन सा है? दक्षिण भारत। जहाँ पे आप इधर गुजरात से देखोगे और इधर पश्चिम बंगाल तक, तो पूरा किससे लगा है? समुद्र तट से। और आप सबको पता होना चाहिए कि समुद्र तट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक बनता है, नमक बनाया जाता है। तो पूरे यहाँ पर बोला गया था कि पूरे तटीय भारत में नमक कानून का उल्लंघन करो, ये गांधी जी ने बोला था। तभी क्या होगा? यहाँ पर चीज़ें टूटेगी और नमक कानून का उल्लंघन होगा जो अंग्रेजों ने नमक बनाने पर लगा दिया था। और नमक एक बहुत इसेंशियल चीज़ है हमारे खानों में, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और महिलाओं की सहभागिता, तो इसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया था इस दांडी मार्च में, और गांधी जी का साथ दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ये भी बातें बहुत ज़्यादा सही। और जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगे तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति को रोक दिया गया। तो ये बातें गलत है, ठीक है, ये बातें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर आएगा। इस बात को आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलो, ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा गलत गलत आंसर भी लिया गया है। तो ये आपको देखना है, सी यहाँ पर सही आएगा, 1 और 2, ठीक है, सी इसका सही आएगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर से वही बात, आप सबके लिए जानकारी कि नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं साध्य पीएससी के द्वारा, जो भी सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, और अभी निःशुल्क है कुछ मिनिमम चार्जेस के साथ। तो इसको आप लोग जो भी तैयारी करते हैं सीजीपीएससी की, और अब सीजीपीएससी में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, फरवरी में उसका प्री एग्जाम होता है, तो आप चाप के लगेंगे, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। हमारे एकेडमी के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस में आप इसका देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही? भारत की स्वतंत्रता होगा। चलो देखते हैं। 15 अगस्त 1948 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई। पहला कथन। दूसरा कथन, 15 अगस्त 1948 को राजधानी में हुआ उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो तो चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1948 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। 14 अगस्त को एक अलग देश बनाया गया था, पाकिस्तान। तो हम देखते हैं यहाँ पर 15 अगस्त 1948 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया। तो ये एकदम सही बात है। आप सबको ध्यान होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही यहाँ पर भारत को 2 भागों में बांटा गया, और वो उस समय भारत के अंतिम वायसराय भी थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने क्या किया? सत्ता का हस्तांतरण किया। कब? 15 अगस्त 1947 को, एकदम सही। 15 अगस्त 1948 को जब देश हुआ तो हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली में है उसमें उत्सव हो रहा था। क्या हो रहा था? उत्सव हो रहा था। तो उसमें पूछ रहे कि महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। तो एकदम सही बात है कि जब यहाँ पर 15 अगस्त 1948 को उत्सव हो रहा था जगह जगह पर कि हम आज़ाद हो गए करके, तो उस समय गांधी जी बहुत ज़्यादा चिंतित थे और वो उत्सव में शामिल नहीं थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे, और जो सांप्रदायिक दंगे थे, जैसे असम तरफ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मारपीट हो रहा था हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो उनको शांत करने में गांधी जी गए थे। तो उस समय शामिल नहीं थे, गांधी जी यहाँ पर अपने काम कर रहे थे। तो ये बात भी सही है और दोनों बातें एकदम सही। तो यहाँ पर इसका जो आंसर की बात करें तो सी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो गांधी जी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अब गांधी जी के बारे में पूछ रहे हैं कि वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहाँ पे? जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। उसके बाद तीसरा की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। क्या? ऐसा पूछे। चलो तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं। जो गांधी जी है, ठीक है, गांधी जी को आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी यहाँ पर 1893 से दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में गए थे, और उस केस को तो उन्होंने सॉल्व करा लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी जितने भी भारतीय हैं या फिर अन्य लोग हैं उनके साथ अंग्रेज गलत करते हैं। चूँकि दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम था अंग्रेजों का, तो उनको वहाँ पर उनके लिए लड़ते लड़ते गांधी जी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका में रहे और लगभग 20 साल तक रहे।
कितने साल तक रहे, 20 से 22 साल तक रहे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो गांधी जी 1893 में गए थे और वहीं पर प्रॉपर रूप से वो रहते थे। कुछ कुछ समय के लिए वो 2 से 3 बार भारत आए और वो अंतिम रूप से भारत कब आए, 9 जनवरी 1915 को आए, ठीक है। तो ये बात सही कि गांधी जी कब आए, दक्षिण अफ्रीका से हमेशा में किससे के लिए भारत, यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को आए, ये बात सही है बिल्कुल। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया, ये भी बहुत सही। मैंने बताया कि गांधी जी लगभग 22 साल कहाँ पे रहेंगे, दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे और दक्षिण अफ्रीका में वो बहुत सारे केस पे जिस पर अंग्रेज गलत करते थे उन पर लड़ते थे। जैसे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लोगों को नटाल कांग्रेस के लिए लड़ते देखा, उन्होंने वहाँ पर आश्रम की भी व्यवस्था किया, आश्रम भी बनाए। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया भारत से पहले, ये भी बात बिल्कुल सही। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह, तो ये बात बिल्कुल सही कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था तो उसमें गांधी जी यहाँ पर फरवरी 1916 में शामिल हुए थे। तो ये तीनों बातें सही हैं और यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो जो 13वें नंबर का 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, और तीसरा है कांग्रेस का विभाजन, और चौथा है मुस्लिम लीग का गठन। देखो, तो यहाँ पर ये 4 इवेंट हुए हैं भारतीय इतिहास में और उनको आपको कालक्रम में जमाना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद और सबसे लास्ट टाइम कौन सा हुआ, ये आपको बताना है। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सबको पता होगा कि जो बंगाल का विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, ठीक है, ये हमको देखना है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की बात करें तो 1911 में यहाँ पर राजधानी दिल्ली बनेगा, कलकत्ता से स्थानांतरित होगा, ऐसा करके जॉर्ज पंचम के द्वारा यहाँ पर जब वो आए थे तब दिल्ली दरबार में किया गया था। और यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को अगर हम बात करें तो हमारी जो दिल्ली है वो राजधानी बनी थी भारत की। तो ये घटना कब की है, 1912 की। अगर कांग्रेस के विभाजन की बात करें तो आप सबको पता होगा कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, ये भी आप सबको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम लीग का गठन, तो मुस्लिम लीग का जो गठन है वो दिसंबर 1906 को हुआ था। तो ये सभी जो घटना जो यहाँ पर हमारे पास है उनका ईयर मैंने आपको बता दिया। तो इसमें अगर हमको देखना है तो पहला कौन सा आ जाएगा, बंगाल विभाजन, दूसरा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, चौथा आ जाएगा मुस्लिम लीग का गठन, तीसरा की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस का विभाजन 3, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा 2, केंद्र सरकार का राजधानी दिल्ली में हस्तांतरण। तो यहाँ पर 1 4 3 2 कहाँ पर दिया गया है, 1 4 3 2 ये सी आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि यहाँ पर घटना दे देंगे आपको, इसको कालक्रम में जमाना रहेगा, तो आप जब पूरा इतिहास पढ़ लेंगे तो आपको ये सब चीज़ याद रहेगा, तभी आप जमा पाएंगे। चलो, तो ये तो ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 13th नंबर के क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए 13th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1906 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में आपको नीचे दिए गए कथनों पर बताना है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। जो 1906 है उसमें बनारस अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है, उसमें कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो इसको आपको 5 करना है, क्या करना है, 5, 1905। चलो इसको मैं कर देता हूँ 1905। तो 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, ठीक है, 1906 रहता वो कलकत्ता में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश में बाहर फैलाना चाहते थे। तो आप सभी को पता होगा कि 1905 का जो समय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इस समय बंगाल का विभाजन जब कर दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वर्ग जिसको हम गरम दल के नाम से जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और जब बहुत ज़्यादा आक्रोश था तो उसी के बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में और दिसंबर में होता था तो बनारस में हुआ। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने नहीं किया। रास बिहारी घोष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की बात करें, ठीक है, तो 5 में यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था बनारस में, ठीक है, ये हमको देखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे
तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार, हाँ 1906 की अगर हम बात करें तो उसमें दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये आपको देख लेना है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। ये हमको देखना है कि हमको स्वदेशी अपनाना है और बहिष्कार करना है, बिल्कुल सही। कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे, बिल्कुल गलत। ये जो नरमपंथी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसको हम बंगाल से भी बाहर ले जाए। नरमपंथी चाहते थे कि बंगाल का मैटर है तो इसको हम बंगाल तक ही सीमित रखेंगे और इसको हम यहीं तक रखेंगे। लेकिन जो गर्मपंथी विचार के लोग थे वो चाहते थे कि ये बंगाल का मैटर भले, लेकिन इसको हमको पूरे देश में फैलाना है, पूरे देश के लोग को बताना है कि कैसे अंग्रेज बंगाल में गलत करे और हर जगह गलत करते जाएंगे। तो ये कौन करेंगे? गर्मपंथी लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी बात क्या है, गलत है। तो उसमें केवल 2 सही आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं, देखो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए बैच चल ही रहा है, तो इस पर आप अभी कोर्स ले सकते हैं और इसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हमको देखना है। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्षण या फिर लक्ष्य और उद्देश्य कौन थे, ये आपको बताना है। तो आप सभी जब कांग्रेस पढ़ते होंगे तो कांग्रेस को हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। जब कांग्रेस बना था 1885 में, तो 1885 से लेकर 1905 तक 20 साल के कार्यकाल को हम बोलते हैं कांग्रेस का नरमपंथी विचारधारा का कार्यकाल। 1905 से लेकर हम देखेंगे 1919 तक, जब तक गांधी जी कांग्रेस में नहीं आए थे तब तक उसको हम देखते हैं उग्रपंथी विचारधारा या फिर गरम दल की विचारधारा। उसके बाद जब गांधी जी आएंगे 1919 से लेकर भारत के आज़ाद होने तक 1947 तक कांग्रेस की विचारधारा को हम गांधी जी विचारधारा के नाम से पढ़ते हैं। तो 3 चरण हमको देखना है। तो उसी में यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे, इसको मतलब ये नरम दल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनता का राजनीतिकरण और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, क्या ये था? हाँ, ये बिल्कुल था कि वो जानते थे कि जनता को हमको राजनीति के बारे में बताना है और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। लोगों में धर्म, जाति या क्षेत्रीय से पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास एवं समेकन करना, ये भी था। वो चाहते थे कि लोग केवल धर्म, जाति और क्षेत्रीयता में न बट रहे, वो पृथक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ भी आए और उसमें राष्ट्रवाद का उदय हो, ये भी चाहते थे। तीसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को शामिल करना। तो ये बात गलत है। जो नरम दल के लोग थे वो अंग्रेजों के प्रति व्यापक आंदोलन नहीं चलाते थे, वो अंग्रेजों को पत्र व्यवहार करते थे, वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों से अपनी मांग को मानते थे। तो ये बातें बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ए और मतलब 1 और 2 सही आ जाएगा। तो हम देखेंगे कहाँ पर है ए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए आएगा। वो व्यापक आंदोलन कौन करेंगे? व्यापक आंदोलन करेंगे उग्रवादी विचारधारा वाले लोग रखेंगे, जिसको हम गरम दल बोलते हैं, जिसको हम लाल बल पाल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमको सही उत्तर देना है। तो आप सबको पता होगा कि भारत में 1857 की क्रांति हुई थी और इस 1857 की क्रांति के बाद हमने देखा कि भारत में जो कंपनी, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, उनको शासन को समाप्त कर दिया गया। और जब शासन को समाप्त कर दिया तो हम सीधा महारानी के या फिर ताज को शासन बोलते हैं या फिर क्राउन का शासन बोलते हैं, हम अब सीधा डायरेक्ट महारानी से रूल होने चालू हो गए। किनको समाप्त कर दिया गया? यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और एक घोषणा पत्र लाया जिसको हम महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा बोलते हैं। उस समय महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, तो उन्होंने घोषणा किया और किसको ख़त्म कर दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बाद उन्होंने कुछ उद्देश्य या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चलते आ रहे थे योजनाएं, उन योजनाओं को कुछ को बंद किया और कुछ को उन्होंने भारतीयों का सहयोग रखने के लिए यहाँ पर नया ईजाद किया। तो उसी को यहाँ पर हमने देखना है कि भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने किसी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही। क्योंकि डलहौजी जब आया था इससे पहले, तो उन्होंने भारतीय राज्य को गोद निषेध प्रथा के तहत, हड़प नीति के तहत, कुशासन के आधार पर उन्होंने जबरदस्ती मिलाया था और जिसके कारण विद्रोह भड़का था। तो महारानी विक्टोरिया अब नहीं चाहती थी कि हम जबरदस्ती किसी को मिलाए, तो उन्होंने यहाँ पर भारतीय राज्यों को अपने साथ मिलाने में क्या कर दिया? उन्होंने परित्याग कर दिया गया इस सोच का।
और इसको फायदा भी उनको मिला, आगे चलकर उनको विरोध झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा बात, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अभी मैंने आपने बताया कि अब भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रखा गया, कंपनी को समाप्त कर दिया। तीसरा की अगर हम बात करें तो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, तो भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी तो उसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये नियमन नहीं आएगा, कम बंद कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही आएगा, तो ऑप्शन ए आएगा, इसका आपको देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन 16 नंबर का, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है, कथनों पर विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बता रहा है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये बोला जा रहा है। कर लगाने के पूरे भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये आपको देखना है। जब भी आप अंग्रेजों की भू राजस्व नीति पढ़ेंगे तो उसमें 3 नीति आप जरूर पढ़ेंगे, एक है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक है महालवाड़ी व्यवस्था। तो उसी में एक जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब यहाँ पर किसान से होता है। जब अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाया था वो कौन था, स्थायी बंदोबस्त, और अंग्रेजों ने देखा कि स्थायी बंदोबस्त से उनको उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये 1820 में लाया गया, और उस समय 1820 में इसको लाने का श्रेय दिया जाता है एक व्यक्ति है अंग्रेजों की तरफ से, थॉमस मुनरो, जिन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लाया गया था। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ों किए गए थे, जैसे इसमें किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है, एकदम सही बात कि यहाँ पर इसके द्वारा रैयत मतलब मैंने बताया किसान, तो अब अंग्रेजों ने बोला कि हम सीधा डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स लेंगे। इससे पहले होता क्या था, इससे पहले ये होता था स्थायी बंदोबस्त से वो पूरे ज़मीन का मालिक जमींदारों को बनाते थे, तो जमींदार देते थे और जमींदार इसमें घपलेबाजी करते थे। उन्होंने बोला नहीं, हम सीधे किसानों से लेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो सरकार पट्टे देती है किसानों को, और उसी ज़मीन पर किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं। तीसरा बात, कर लगाने के पूरा भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाए, बिल्कुल सही बात है, और उसी से कर यहाँ पर क्या होता था, पूरी तरीके से निर्धारित होता था। तो ये बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो ये क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, सीधे किसान टैक्स देते थे, उनको पट्टे दिया जाता था और उनके लिए सर्वेक्षण किया जाता है। जो अच्छी भूमि था वहाँ पर ज़्यादा टैक्स, जो कम अच्छी भूमि था उस पर कम टैक्स, ये अंग्रेजों ने किया ताकि उनको सही लाभ मिल सके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन, तो जो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है, वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो जो लॉर्ड वेलेजली है, कौन है लॉर्ड वेलेजली, आप सबको पता हो कि इन्होंने एक सहायक संधि लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था, तो उनको हमको पढ़ते हैं। अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली ने यहाँ पर सही बोला था कि अगर आप सहायक संधि स्वीकार करते हो, तो सहायक संधि अगर आप स्वीकार करते हो तो सहायक संधि स्वीकार करने के कारण हम आपको क्या करेंगे, आंतरिक रूप से भी और बाहरी चुनौती से भी हम क्या करेंगे, आपको सहायता करेंगे, आपको सैनिक सहायता करेंगे, ये हमको देखना है। दूसरा बात, सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं, ये बिल्कुल सही, गलत है। ठीक है, अंग्रेजों ने सहायक संधि के द्वारा ही उनके विदेशी, अगर हम नीति की बात करें, विदेश नीति पूरी तरीके छीन लिए थे। वो बोलते थे कि आप विदेश नीति हमारे पास रहेगा, आपको जिससे भी बात करना है, जैसे ही बात करना है हम करके देंगे, आपको कुछ भी दूसरे लोगों से बात नहीं करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर अनुमति के बिना युद्ध वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमको देखना है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी हमेशा तैनात रहेगी, तो बिल्कुल सही है कि जो वेलेजली है, जिन्होंने सहायक संधि जो लाया था, तो उन्होंने बोला कि जितने भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेंगे तो उनको हम सुरक्षा देंगे, कोई भी पड़ोसी राज्य, विदेशी राज्य उन पर आक्रमण करता है तो हम लड़ेंगे उनकी तरफ से, ये बोला था। दूसरा बात, उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के पास रहेगी, अब वो किसी भी राज्य से बात नहीं करेंगे, हम सीधा आपके साथ बात करेंगे। तीसरा, सुरक्षा के नाम पर आपके पास हमारी सेना रहेगी और आपको सुरक्षा करेगी। चौथा बात, एक रेजिडेंट, एक प्रतिनिधि हमारा हमेशा आपके पास रहेगा, आपके कार्य को देखते रहे कि आप हमारे खिलाफ गलत तो नहीं कर रहे। ऐसा करके उन्होंने यहाँ पर सहायक संधि को स्वीकार करवाया था। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दूसरी बातें गलत है, 1 और 3 क्या है, सही है, तो आपको यहाँ पर लगाना है, इसका आंसर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, सी। तो ये है क्या, 17वें नंबर का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे और 18वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय में किन कारकों ने योगदान दिया। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बंगाल किसने जीता था, अंग्रेजों ने। कब जीता था, 1757 की प्लासी के युद्ध में, जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, तो उसमें अंग्रेजों ने यहाँ पर जीत हासिल किया था और उस प्लासी के बाद अंग्रेजों को बंगाल मिल गया था। तो कौन से कारण यहाँ पर अंग्रेजों के बंगाल विजय में
योगदान दिया था, ये आपको पूछ रहा है। अगर हम पहला की बात करें तो बंगाल के नवाबों का बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञानता, तो बिल्कुल सही बात है कि बंगाल के नवाबों को बाहरी दुनिया से अज्ञानता थी। वो नहीं समझ पाए कि अंग्रेज कैसे यहाँ पर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनके ही लोगों को, जैसे मीर जाफर को, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उनको मिला लिया, यहाँ पर बंगाल के बहुत बड़े धनाढ़ लोगों को मिला लिया पद का लालच देकर, उनके परिवार के लोगों को मिलाया गया। तो उससे अज्ञान कौन थे? यहाँ पर बंगाल के नवाब थे, बाहरी दुनिया से अज्ञान। शायद वो ज्ञानी होते तो समझ जाते और अंग्रेज कभी भी नहीं जीत पाते। ठीक है, दूसरा बात, बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति, तो कह सकते हैं कि बंगाल की जो सैन्य शक्ति था कमजोर था अपेक्षाकृत किनके? अंग्रेजों के, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तो ये तो कूट कूट कर भरा था। ठीक है, ये हमको देखना है। नवाबों का नैतिक रूप से पतित होना, तो ये बात हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस समय जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन किसी भी तरीके से उसका चारित्रिक यहाँ पर पतन हमको नहीं दिखता। तो इसमें यहाँ पर 1 2 3 आ गया, और ये कहाँ पर है? सी पर है। तो आपको देखना है कि अंग्रेज बंगाल जीते तो बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञान थे नवाब, ध्यान नहीं दे पाए, उनकी सैन्य शक्ति भी कमजोर थी और प्रबल करना था, सुदृढ़ करना था, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार तो कूट कूट कर भरा था। इसीलिए मीर जाफर जो मुख्य सेनापति होते भी अंग्रेजों के साथ मिल गया, और बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो भ्रष्टाचार तो कूट कूट कर भरा था, और उसी भ्रष्टाचार के कारण आज भारत गुलाम हुआ था, ये हमको देखना है। और आज भी ये भ्रष्टाचार हमको परेशान करता है, भारत को खोखला ये बनाते जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन, और 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैत शासन के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, देखो, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और उसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई, और उस इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगा दिया, दोहरा शासन। तो उस दोहरा शासन में हमको विचार करें, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया। देखते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। तो देखो, यहाँ पर ये तो सही बात है कि इस द्वैत शासन के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया, कि जो प्रशासनिक दायित्व किन के पास रहेगा? नवाब के पास रहेगा, ये हमको देखना है। अगर हम दूसरा बात करें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को तो मिल गया, लेकिन कंपनी ने उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, वो अभी भी लोगों के द्वारा ही वसूलती थी, नवाब के द्वारा ही वसूलती थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ये गलत होगा। हाँ, कंपनी को अधिकार मिल गया था, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगर हम जानते थे कि अगर हम प्रत्यक्ष वसूली करने जाएंगे तो जनता इसका विरोध करेगी, और बहुत सारे लोग भी लगेंगे कर को यहाँ पर वसूलने के लिए। तो ये है हमारे पास कौन सा? द्वैत शासन से संबंधित। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 20वें नंबर का क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 20वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, देखो, आप सबको पता है कि भारत में 15वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में आए, जिसमें पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, बहुत सारे लोग आए, और उसमें से सर्वोच्च शक्ति के रूप में अंग्रेज आए। तो उसी को पूछ रहा है यहाँ पर। तो यूरोपीय कंपनी के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के गठन पुर्तगाली के द्वारा किया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीड़ा था। डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीता था। चलो चर्चा करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों ने नहीं किया था। पुर्तगाली की कंपनी को अंग्रेजों ने, मतलब वहाँ के शासक ने भेजा था, तो ये गलत आ जाए। संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच संयुक्त पूंजी के द्वारा भारत में व्यापार करने आए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त पूंजी डच वाले थे। ठीक है, उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीड़ा था, ये भी बात भी गलत है। भारत में अगर हम बात करें वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का, तो अल्मीड़ा नहीं, अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था, ये आपको देखना है। ठीक है, अल्बुकर्क था, ये आपको देखना है। अल्बुकर्क क्या था? यहाँ पर वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली। इन्होंने विवाह नीति लाया था, इन्होंने गोवा को जीता था, ये आपको देखना है। साथ ही साथ तीसरे की अगर हम बात करें, डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान, तो 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा डचों ने नहीं जीता था। गोवा किसने जीता था? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों में कौन थे यहाँ पर वायसराय? अल्बुकर्क थे। तो अल्बुकर्क ने यहाँ पर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में विजयनगर के शासक यहाँ पर उनके सहयोग से
जीता था, जिसका नाम कृष्णदेवराय था। तो डचों ने नहीं जीता था, किसने जीता था? पुर्तगालियों ने जीता था। तो तीसरा भी बातें क्या है? सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों भी बातें यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी से क्या है? रिलेटेड नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से आपको देखना है। आज के हमने सेशन में 20 क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया था और आप सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं और आप जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बहुत न्यूनतम दाम पर अभी गुरुजी तिहार के अंदर 6 तारीख तक यहाँ पर कोर्स उपलब्ध है बहुत कम दाम पर, तो उससे आप लोग देखेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। चलो तो आज के सेशन के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और किसी भी तरीके से डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर को आप डायल करके पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलो तो सेशन जब भी आपको मिलेगा तो आप सभी इसको ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समाधान के लिए साध्य पीएससी एकेडमी आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर है और आगे रहेगा। चलो तो आज के लिए धन्यवाद।